इन दिस रिव्यू मैं इस थर्ड जनरेशन होंडा फिट को ड्राइव करते हुए आपके साथ एज एन ऑनर गाड़ी के बारे में कुछ अपने ओपिनियंस और कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा। हाउएवर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में मैं होंडा फिट को टोयोटा एक्वा के साथ कंपेयर करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। और वैसे भी पाकिस्तान में मोस्टली लोग जब एक हाइब्रिड हैचबैक ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि उनकी कंसिडरेशन में होंडा फिट या टोयोटा एक्वा ही होती है। और क्योंकि ये गाड़ी डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं तो लोग इनमें से कोई एक गाड़ी चूज़ करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद लिटिल हिस्ट्री, होंडा ने फिट की प्रोडक्शन 2001 में स्टार्ट की थी और जो हाइब्रिड वर्जन है उसको 2010 में लॉन्च किया था। हाउएवर जिस होंडा फिट का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ ये होंडा फिट की थर्ड जनरेशन है जो कि जापान में 2013 में लॉन्च हुई थी। और इस ओनर्स रिव्यू के लिए मैंने दो गाड़ियाँ यूज़ की हैं, एक 2015 मॉडल है और एक 2016 मॉडल है। और ये दोनों गाड़ियाँ नॉन फेसलिफ्ट हैं क्योंकि जो फेसलिफ्ट है वो 2017 में आया था। सो टू स्टार्ट मैं होंडा फिट और टोयोटा एक्वा की इंजन स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि फिट हाइब्रिड की क्या यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये अपनी कैटेगरी में टोयोटा एक्वा को कंपटीशन देती है। बिकॉज हाइब्रिड्स में टोयोटा को बेस्ट कंसिडर किया जाता है बट स्टिल होंडा फिट एक होंडा की हाइब्रिड है जिसने मार्केट को कैप्चर किया और इसी वजह से लोग इसे अपनी फर्स्ट या फिर सेकंड प्रेफरेंस रखते हैं। सो कंपेयरिंग द इंजन स्पेसिफिकेशंस, दोनों गाड़ियों में एक 1.5 लीटर इंजन आता है। हाउएवर फिट की इलेक्ट्रिक मोटर 30 हॉर्स पावर की है जबकि एक्वा की 61 हॉर्स पावर की है, विच इज स्लाइटली मोर देन डबल बट स्टिल होंडा फिट की कंबाइंड हॉर्स पावर एक्वा से ज़्यादा है। और जो कंबाइंड हॉर्स पावर के फिगर्स हैं उसमें फिट की 130 है जबकि जो एक्वा है उसकी 99 हॉर्स पावर है। अगर मैं वेट की फिगर्स को कंपेयर करूँ तो होंडा फिट 30 kg हैवियर है टोयोटा एक्वा से, सो विच मीन्स फिट का वेट और हॉर्स पावर दोनों ज़्यादा है एक्वा से। बट ज़्यादा वेट होने के बावजूद क्योंकि हॉर्स पावर ज़्यादा है सो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है उसमें होंडा फिट थोड़ी सी बेहतर है एक्वा से। इवन दो फिट की एक्सेलरेशन एक्वा से स्लाइटली बेहतर है बट स्टिल फिट में एक प्रॉब्लम है जो कि इन माय ओपिनियन एक मेजर डिसएडवांटेज है होंडा फिट को। और वो प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। जब आप एक्सीलरेटर देते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा लैग और डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है। सो पेडल को प्रेस करने के बाद तकरीबन 1 सेकंड का लैग आता है और उसके बाद गाड़ी जर्क लेने के बाद एकदम से रिस्पॉन्स देती है। सो मेरे ख्याल में बहुत से लोग इससे बहुत इरिटेट होते हैं और मेरे ओपिनियन में अगर सिर्फ एक ये फैक्टर होंडा फिट में से निकल जाए तो होंडा फिट की जो ड्राइव क्वालिटी है बहुत आउटस्टैंडिंग है। एक बात याद रहे कि होंडा फिट की कैटेगरी में जो गाड़ियां पाकिस्तान में खरीदी जा सकती हैं उसमें टोयोटा एक्वा के अलावा निसान नोट ई पावर भी शामिल है। हाउएवर उस गाड़ी के टाइप थोड़ी डिफरेंट है और मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो फ्यूचर में कभी उस गाड़ी का रिव्यू भी करूं। बट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग होंडा फिट या टोयोटा एक्वा में से कोई एक गाड़ी चूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन कि किन यूनिक फीचर्स की वजह से फिट ने मार्केट कैप्चर की है, सो उसमें रीज़न नंबर 1 ये है कि गाड़ी की जो ड्राइव क्वालिटी है और जो गाड़ी की कंफर्ट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग होने का मतलब ये है कि अगर इसे अपनी कैटेगरी में कंपेयर किया जाए तो तमाम जो उसके कंपेटिटर्स हैं सबसे फ़न कार टू ड्राइव होंडा फिट है। ऑल्दो फ्यूल एवरेज में होंडा फिट एक्वा को नहीं हरा सकती बट स्टिल गाड़ी की जो हैंडलिंग, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी और गाड़ी चलाने का जो ओवरऑल ड्राइविंग प्लेयर होता है उसमें होंडा फिट बेहतर है एक्वा से। और इन्हीं तमाम रीजंस की वजह से जो होंडा के यूज़र्स होते हैं वो होंडा की गाड़ियों के साथ स्टिक करते हैं और इसी लॉयल्टी की वजह से होंडा फिट ने भी मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हाउएवर आजकल इंपोर्ट के प्रोसीजर को बहुत मुश्किल होने की वजह से जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं एक तरह से डिस्करेज हो चुकी हैं और यही रीज़न है कि आजकल रोड्स पे भी होंडा फिट, टोयोटा एक्वा और इन हाइब्रिड व्हीकल्स के अलावा जो 660 सीसी गाड़ियाँ उनके प्रेजेंस बहुत कम हो चुकी है। बट स्टिल एक टाइम था जब जो हाइब्रिड हैचबैक्स हैं लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और पाकिस्तान में भी आज से 1-2 साल पहले इन गाड़ियों को बहुत बूम मिला है। यूनिक फीचर्स में सेकंड चीज़ ये है जो गाड़ी के इंटीरियर रूम है वो एक्सट्रीमली स्पेशियस है और सरप्राइजिंगली रियर पैसेंजर्स के लिए जो लेग रूम है वो होंडा सिविक जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंडा सिविक है उससे भी ज़्यादा है। गाड़ी में फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी एम्पल स्पेस है और जो रेयर पैसेंजर्स हैं वो भी बहुत कंफर्टेबली गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ टोयोटा एक्वा का एक वीक एरिया है। और एक्वा से जो लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं उसमें एक नंबर 1 कंप्लेन ये भी है कि जो गाड़ी लेग रूम है रेयर पैसेंजर्स के लिए वो बहुत कम है। फिट में ये चीज़ रिजॉल्व है और हैरानकुन तौर पे जो सेडान्स हैं उनसे भी ज़्यादा लेग रूम होंडा फिट के अंदर है। और एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि इवन दो होंडा फिट का जो इंटीरियर है वो बहुत रूमी है बट स्टिल जो गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी है वो भी अगर गाड़ी के साइज़ को कंसीडर किया जाए तो वो भी एक्सट्रीमली ज़्यादा है। और इंटीरियर और ट्रंक स्पेस ज़्यादा होने के बावजूद होंडा ने इसे यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, गाड़ी में एक और इम्प्रूवमेंट भी दी है। सीट्स को एक डिफरेंट तरीके से फोल्ड किया जा सकता है और इससे भी गाड़ी के इंटीरियर रूम में स्पेस ज़्यादा की जा सकती है और होंडा इन्हें मैजिक सीट्स कहता है। तो गाड़ी के सक्सेस में एक ये मेजर पॉइंट है कि इवन तो गाड़ी हैचबैक है बट स्टिल बहुत कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल है।
मूविंग ऑन, थर्ड रीज़न ये है कि गाड़ी के जो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिज़ाइन है वो बहुत से लोगों को टोयोटा एक्वा से बेहतर लगता है। सो अगर अब मैं कंक्लूड करूँ तो नंबर 1 रीज़न ये है कि बेटर ड्राइव क्वालिटी एंड कंफर्ट इन इट्स कंपटीशन। सेकंड ये है कि एक्सट्रीमली स्पेशियस इंटीरियर एंड गुड लेग रूम एंड द प्रैक्टिकलिटी। और थर्ड ये है कि बेटर डिज़ाइन स्पेशली द इंटीरियर। क्योंकि मैं अभी गाड़ी का ओनर्स रिव्यू कर रहा हूँ सो इसलिए इंस्टेड ऑफ फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी पे बात करूँगा, विच इंक्लूड ड्राइव क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, मेंटेनेंस एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग द कार। हाउएवर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि होंडा फिट के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स कवर करूं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड। सो स्टार्टिंग ऑफ, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो गाड़ी की इंटीरियर कंफर्ट, ड्राइविंग पोस्चर और ड्राइविंग पोजीशन होती है। इन माय ओपिनियन गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल और स्पोर्टिव हैं। हाउएवर एक छोटा सा इशू जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि जो सेंटर आर्मरेस्ट है उसकी हाइट कम है। इवन तो अगर ड्राइविंग सीट फुल नीचे भी हो तब भी आप सही तरह सपोर्ट नहीं ले सकते। इनकन्वीनियंट होने के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रंट पैसेंजर है वो भी इस पर रेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि फ्रंट पैसेंजर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट अगर विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग पोजीशन को देखा जाए तो ड्राइविंग पोजीशन ठीक है। और कॉर्नर्स पे क्वार्टर ग्लास होने की वजह से काफ़ी सिचुएशंस में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। सो फॉर विजिबिलिटी देयर इज़ नो इशू एट ऑल। ड्राइव क्वालिटी में नेक्स्ट चीज़ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग है और मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों में गाड़ी इंप्रेसिव है। एक्सेलरेशन में डिले होने के अलावा दोनों चीज़ें अप टू द मार्क हैं और ब्रेकिंग को आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो सिविक है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और गाड़ी की तकरीबन उतनी ही इफेक्टिव ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग के अलावा गाड़ी की रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी, इवन तो गाड़ी एक हैचबैक है बट स्टिल ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इसकी वजह यह है कि गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद है। गाड़ी की हाइट वैसे तो सेडान कार से ज़्यादा है बट स्टिल गाड़ी की जो हाई स्पीड हैंडलिंग है वो एज़ गुड एज अ सेडान कार या फिर इन सम केसेस उनसे भी बेहतर है। और एक सरप्राइजिंग बात है कि इवन तो गाड़ी की हाइट ज़्यादा है बट स्टिल इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत इंप्रूव्ड है। सो ड्राइव क्वालिटी में मोस्टली चीज़ें गाड़ी के पॉजिटिव साइड पर ही जाती हैं बट क्योंकि गाड़ी में एक अनोइंग सा डिले है और ये सिर्फ होंडा फिट ही में नहीं, होंडा की जो इस लीग की गाड़ियाँ हैं, होंडा जेड, होंडा ग्रेस, होंडा वेजल, इन तमाम गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है और इन सब गाड़ियों में सेम इंजन यूज़ किया गया। अगर हैंडलिंग एंड सस्पेंशन को एक्वा के साथ कंपेयर किया जाए तो उसकी टाइप डिफरेंट है। होंडा फिट के ड्राइविंग प्लेयर ज़्यादा है बट सस्पेंशन में एक्वा ज़्यादा बेहतर है और एक्वा की सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है बट स्टिल फिट की भी बुरी नहीं है। बट हमेशा की तरह टोयोटा ने इस पॉइंट में लीड ले लिया। और ये फ्यूल एवरेज के अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने एक्वा को प्रेफर किया क्योंकि बम्प्स को एब्जॉर्ब करती है और पाकिस्तानी रोड कंडीशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बट इवन दो होंडा फिट जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है और गाड़ी बहुत कम ही किसी स्पीड ब्रेकर पर लगती है। फॉर द सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में एयर बैग्स, ABS प्लस EBD ब्रेक्स, इमोबलाइज़र और चाइल्ड सेफ्टी सीट के लिए एंकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा होंडा फिट में इमरजेंसी ब्रेकिंग भी दी है बट पाकिस्तान में इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट प्रैक्टिकल नहीं है और बहुत सी सिचुएशंस में ये ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देता है और जिसकी वजह से ये डर होता है कि पिछली गाड़ी कहीं आके हिट ना कर जाए क्योंकि ये बहुत हार्ड किस्म की ब्रेकिंग होती है और पाकिस्तान में मोस्टली लोग इस फीचर को बंद ही कर देते हैं। अगर मैं होंडा फिट और टोयोटा एक्वा की डायमेंशंस को कंपेयर करूं तो लेंथ में एक्वा 45 mm ज़्यादा है फिट से एंड विड्थ में होंडा फिट 5 mm ज़्यादा है और जबकि हाइट में होंडा फिट 100 mm ज़्यादा है एक्वा से। इवन दो फिट की हाइट ज़्यादा है बट रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी में एक्वा से बेहतर है होंडा फिट। सो अब मैं गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स या फिर जो नेगेटिव साइड्स हैं उनकी बात करूँगा। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी का डिज़ाइन है उसकी वजह से गाड़ी के रेयर रूम में सिर्फ 2 एडल्ट्स ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और उसकी वजह यह है कि जो गाड़ी की सेंटर सीट है वो रेज्ड है और उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से थर्ड पैसेंजर के लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक छोटा बच्चा है तो वो तो वहाँ बैठ सकता है बट एडल्ट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो विच मीन्स होंडा फिट 4 लोगों के लिए गाड़ी सूटेबल है बट फॉर 5 पैसेंजर्स गाड़ी के डिज़ाइन की वजह से 5 लोग गाड़ी में कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर सकते। और इसका ताल्लुक गाड़ी के डिज़ाइन से इसलिए है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। जो गाड़ी का फ्यूल टैंक होता है वो फ्रंट पैसेंजर के सीट के नीचे है। इसके अलावा गाड़ी में बैटरी पैक भी मौजूद है। सो इस वजह से एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन होती है थर्ड पैसेंजर के लिए। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसका भी मेजर इफेक्ट ज़्यादा रेयर पैसेंजर्स को ही होता है। उसकी वजह यह है कि सीट्स के राइट साइड पे एक एयर डक्ट दिया गया है जिससे हीट रिलीज़ होती है और इस वजह से गाड़ी का कैबिन बहुत देर के बाद ठंडा होता है। एक तो गाड़ी का जो कैबिन है वो देर से कूल डाउन होता है और उसके साथ साथ गाड़ी की जो AC परफॉर्मेंस है वो भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है। एक और इशू है, मैं उसे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं कह सकता बट पाकिस्तान के वेदर कंडीशंस के हिसाब से जो डैशबोर्ड का मटेरियल है वो सूटेबल नहीं है और विद टाइम उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। नेक्स्ट इशू गाड़ी की ट्रांसमिशन से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम होंडा फिट का इटसेल्फ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी है और इसके अलावा जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से भी एक प्रॉब्लम है। मसला ये होता है जब ट्रांसमिशन ऑयल की लाइफ पूरी हो जाती है तो मीटर में एक इंडिकेशन आती है
और जब उसे गूगल ट्रांसलेट के थ्रू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पता चलता है कि गाड़ी मेंटेनेंस टाइम हैज़ पास, सो विच मीन्स गाड़ी की जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसे रिप्लेस होने की ज़रूरत है। फर्दर प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में ये स्पेसिफिक ट्रांसमिशन ऑयल नहीं मिलता और इसकी वजह से जब लोग कोई और ट्रांसमिशन ऑयल यूज़ करते हैं तो जो गाड़ी का गियर बॉक्स है वो प्रॉब्लम करता है और इन सम रेयर केसेस जो गियर बॉक्स है वो ख़राब हो जाता है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इसका हल इस तरह निकाला है कि गाड़ी में CVTF ऑयल यूज़ करते हैं, बट ये जो CVTF ऑयल है ये भी एक पक्का सोल्यूशन नहीं है। और मैंने कहा था ये होंडा की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी है और वो इसलिए है कि होंडा ने एक्सेप्ट किया था कि फिट के काफ़ी सारे यूनिट्स में गियर बॉक्स का प्रॉब्लम था और इसलिए उन्होंने रिकॉल भी किया था सो दैट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। बट क्योंकि ये होंडा जापान ने रिकॉल किया था तो पाकिस्तान में स्टिल एक प्रॉब्लम है। पांचवा इशू ये है जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं और समटाइम्स इनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। मूविंग ऑन, होंडा फिट के साथ एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा। नंबर 1 टिप ये है कि जो मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसमिशन ऑयल रिकमेंड किया हुआ है सिर्फ उसी को यूज़ करें। और पाकिस्तान में लोग गियर ऑयल की मेंटेनेंस को बहुत लाइट लेते हैं और जब गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकंड टिप ये है कि आप गाड़ी में हाई ऑक्टेन को फ्रीक्वेंटली यूज़ करें एंड आफ्टर सम टाइम जो गाड़ी की सस्पेंशन है उसका चेकअप करवाएं। गाड़ी की एक डाउन साइड ये है कि गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं होता बट इंस्टेड एक पंक्चर रिपेयर किट दी जाती है जो कि इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती जितना कि एक स्पेयर टायर होता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होंडा फिट को ख़रीदते हुए एक मेजर कंसर्न गाड़ी की फ्यूल एवरेज होता है। सो अगर मैं फ्यूल एवरेज के फिगर्स की बात करूं तो इन सिटी ड्राइविंग एटलीस्ट आपको 18 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज मिलती है और अगर आप सॉफ्ट फुट से गाड़ी चलाते हैं तो ये 20 से 25 किलोमीटर्स के दरमियान भी हो सकती है। बट ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी की बैटरीज हैं उनकी क्या हेल्थ है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक कैलकुलेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी यूज़ करते हैं तो आप कितना सेव करते हैं और अगर आप गाड़ी की बैटरीज को रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या कॉस्ट आती है और ओवरऑल आपको क्या फ़ायदा होता है। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब गाड़ी की बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ती हैं तो जो आपको कॉस्ट होती है आपकी जो कि आपने हाइब्रिड गाड़ी यूज़ करके सेव की होती है वो सारा आपको फिर से पे करना होता है। ये बात गलत है और एक मिथ है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में एक हाइब्रिड गाड़ी यूज़ करते हुए कितना सेव कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द फ्यूल एवरेज, तो लॉन्ग ड्राइव पे बैटरीज को रिचार्ज होने का मौका नहीं मिलता, सो इस वजह से लॉन्ग ड्राइव पे हाइब्रिड गाड़ियों की फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जब मैक्सिमम बैटरी यूटिलाइज़ हो जाती है तो गाड़ी की टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस भी स्लाइटली कम हो जाती है। गाड़ी के इंटीरियर में जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है वो ठीक है और जो हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उनसे बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो इंसुलेशन और जो साउंड प्रूफिंग है वो भी हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से बहुत बेहतर है और ये एक वजह है कि गाड़ी के जो इंटीरियर रूम और कैबिन नॉइज़ है बहुत रिड्यूस्ड है और मेरे ख्याल में रोड नॉइज़ कम होने की वजह से गाड़ी की जो कम्फर्ट है वो भी बेहतर फील होती है। टू एंड द ओनर्स रिव्यू, अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है और S ग्रेड के लिए गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन बेहतर होना चाहिए सो दैट 5 पैसेंजर्स भी गाड़ी में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें।